हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। इस सेशन के अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीएड 2024 की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट की जा रही हैं। फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं और पहला ही सब्जेक्ट आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप टॉपिक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। और यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने मेंशन कर दी है आपके लिए। एमडी यूनिवर्सिटी, सीआरएसयू, सीडीएलयू, सीसीएसयू, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आईजी यूनिवर्सिटी और भी अलग यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सिमिलर है। सो टेंशन की बात नहीं है, हम लोग एक एक पॉइंट करते हुए चलेंगे। राइट, ऑल क्लियर। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं जल्दी से बताएंगे कि यस मैम क्लियर है एंड क्लास को फटाफट से शेयर करेंगे। देखिए, क्लासेस में मज़ा तभी आएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ पता चले कि आप लोग स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग बीएड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग क्लास को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। तो ये क्लासेस आप लोग के कंटिन्यू रहेंगी। राइट, वेल डन, ऑल क्लियर, ग्रेट, वेरी गुड। तो आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहें। वेल डन। और आप लोग सभी सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेड क्लासेस एंड कोर्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। और आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसको डायरेक्टली कोर्स में एनरोल करना है या फिर अपना पीवाईक्यू पेपर का पीडीएफ चाहिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए अपने फ़ोन में। राइट, जितना आप लोग शेयर करेंगे ना उतना ज़्यादा ही आप लोगों के लिए कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अब क्लासेस को कंटिन्यू रखना है। तैयारी के लिए आपके पास लगभग 5 मंथ्स हैं और हमारे पास 5, किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, किसी में 8 सब्जेक्ट हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। पहला ही कॉन्सेप्ट आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये बताइए मुझे कि ग्रोथ क्या होती है। जिसको भी पता है वो ये बताएंगे कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ से आपको क्या समझ में आता है। देखिए, ग्रोथ क्या है, पहला टॉपिक है हमारा। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ग्रोथ का मतलब क्या होता है आप लोगों की? वृद्धि। मीन्स ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपने क्लासेस में समझेंगे। ग्रोथ का मतलब है जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाए, दैट इज योर ग्रोथ। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, इन्फेंसी स्टेज, मतलब कि उसने सिर्फ जन्म ही लिया है। अभी शैशव काल में बच्चा छोटा सा है। जन्म लेते ही आप देखते हैं उसका 1 साल के अंदर उसका जो जब बच्चा पैदा होता है तो इतना सा होता है, और 1 साल के अंदर उसकी हाइट, उसके हैंड्स का साइज, उसका फेस, सभी चीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्या हुई है? वो वृद्धि हुई है, वो ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड इट इम्प्लाइज द ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स, बॉडी इन जनरल। तो हम लोग इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको अवलोकन आमतौर पर आसानी से कर सकते हैं, देखा जा सकता है और उसको मापा भी जा सकता है। क्योंकि बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है, बच्चे का वेट कितना बड़ा है, हम इसको माप तोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका होता है? ग्रोथ का। अब इस ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी तरह से आप लोगों को पेपर में लिखना है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ, उसके बारे में लिखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक उसकी विशेषताएं के बारे में यहाँ पर डालेंगे। तो पहला आप लोगों का इंट्रिंसिक प्रोसेस। ग्रोथ आप लोगों का एक आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया का मतलब है आर्नोल्ड गेसल के अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेदर देन द इन्वायरमेंट। मतलब ये नहीं कि हमारा ये पर्यावरण की बजाय जीव के कार्य से होता है। मीन्स के ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करता है, जैसे कि ऊंचाई, उसकी हाइट बढ़ना, वजन बढ़ जाना, अंग में ऑर्गन्स के अंदर उसकी वृद्धि होना। तो वो इंट्रिंसिक प्रोसेस है। अंदर से जब बढ़ेंगे जब तो बाहर भी दिखेगा ना, तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब इंट्रिंसिक चेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे अंदर? दिल का जो हमारा हार्ट होता है उसका साइज भी बढ़ता है। जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसका छोटा सा साइज होगा हार्ट का, धीरे धीरे बढ़ेगा तो सारे बॉडी ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ेगा। तो सिमिलरली एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं,
जैसे कि मसल्स इंक्रीज होना। क्या हमारा जब हम पैदा हुए हमारा हैंड का साइज इतना ही था? नहीं ना, ये इंक्रीज हुआ है। जो आप देख रहे हैं स्केलेटन का साइज इंक्रीज हुआ है। इन जनरल इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं या ऑर्गन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे ग्रोथ कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लास को प्लीज शेयर और लाइक करते चलेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सट्रिंसिक चेंजेस। क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहरी परिवर्तन। अब देखो, बाहर हम लोग जो हम फिजिकली प्रेजेंट है हम उन्हें देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप लोगों की लेंथ इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, और आप लोगों के क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसे कि वेट को माप तोल सकते हैं, है ना, क्वांटिटी में बता सकते हैं 50 kg है, 40 kg है। हाइट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मीन्स कितने फीट है। तो ये चीजें देखी जा सकती हैं, उसे कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक चेंजेस, जो हम बाहरी रूप से भी देख सकते हैं। अब डेवलपमेंट का ग्रोथ एक एस्पेक्ट है, विकास का एक पहलू है आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ इज सिंपली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप सभी को पता होगा डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, एक बड़ी प्रक्रिया है, पर जो वृद्धि है वो एक छोटी प्रक्रिया है। इसीलिए डेवलपमेंट आप लोगों के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। बट अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जो कि एक डेवलपमेंट का पार्ट है, विकास का एक हिस्सा है। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग मापन कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व, क्वांटिफाइड एंड मेजर। जैसे मैंने बताया था कि हम हाइट को माप तोल सकते हैं, हम वेट को माप तोल सकते हैं, साइज को माप तोल सकते हैं। तो ये मेजरेबल होती है, मापने के योग्य होती है। जो आपकी ग्रोथ होती है इट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे कारक कौन से हो जाते हैं आप लोगों का, लाइक एजुकेशन, इन्वायरमेंट, आप लोगों की ग्रेन्डुरल सिक्रेशन एंड हेल्थ। तो ग्रोथ क्या है? एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, और इन्हीं की वजह से हम देखो न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। हमारी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमें एक अच्छा सा न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है अगर हमें वृद्धि करनी है तो, है ना। तो वही कई कारक पे निर्भर होता है आपकी वृद्धि। ग्रोथ आप लोगों का कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट नहीं होता है। ग्रोथ कब होती है, होना स्टार्ट जब बच्चा जन्म ले लेता है, और कब तक चलती है? जब बच्चा किशोरा अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। तो किशोरा अवस्था तक पहुंचने के बाद ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो रुक जाती है। अब ऐसा क्यों? किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बताइए कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो बढ़ते नहीं रहेंगे ना वो। अब ऐसे बढ़ते रहेंगे तो जो 100 साल तक पहुंच जाएगा उसकी तो भाई हाइट फिर आप लोग सोच ही नहीं सकते कितनी हो जाएगी, राइट। तो इसी वजह से ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है। ये कॉन्सेप्शन एंड कॉन्टिन्यूज अप टू अ पर्टिकुलर स्टेज। पर्टिकुलर स्टेज का मतलब है कि ये आप लोगों का किशोरावस्था तक ही पहुंचती है, जब तक बच्चा एक मेच्योरिटी को अटेन नहीं कर लेता, राइट। अब ये बताएंगे कि एक बार ये जो हमने ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया? डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। कीप शेयरिंग एवरीवन। क्लास अगर आप लोगों को ऐसे ही चाहिए तो क्लास को कंटिन्यू करना है, तो क्लास को आप लोगों को सभी ग्रुप्स में शेयर करना होगा, राइट। समझ में आ गया है? इसी के आगे देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। देखिए, अगर अब हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, यहां से विकास की बात करें, विकास क्या होता है आपका? विकास एक वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म का मतलब है एक व्यापक प्रक्रिया है, मींस हर एक चीज इंक्लूड करते हुए चलता है आपका ये डेवलपमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ माइंड इन अलोन, but rather in terms of individual whole in relationship with experience. Thus the development is concerned with biological taking place in subject object and relation. कहने का मतलब है जितनी भी बॉडी के अंदर ओवरऑल चेंजेस आते हैं, सभी परिवर्तन आते हैं, उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ओवरऑल चेंजेस क्या हो गए आप लोगों के? जैसे कि बात करें हमारी बॉडी के अंदर माइंड डेवलप होता है, हम लोग सोशल वैल्यूज सीखते हैं,
हमारे अंदर इमोशंस डेवलप होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस फीलिंग्स आती है ना, वही चीज़ें। बिहेवियर चेंज होता है, हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी का बढ़ना, राइट। तो ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें आपके इस डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये सब जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी में होंगे वो विकास का हिस्सा बनेगा। तो ये एक इन टोटल या एक ओवरऑल चेंजेस को लेके चलता है आपका डेवलपमेंट, राइट। अब इसकी देखो खासियत इसकी क्या क्या आ जाती है, डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। पहली, जैसे कि ये एक वाइडर और एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक व्यापक प्रक्रिया है। अब इस व्यापक का मतलब क्या है, मतलब ये एक छोटा टर्म नहीं है, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है जो कि बहुत सारी चीजों को लेकर चलता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ये एक, इसका एक डीप मीनिंग है। जैसे इसमें से ग्रोथ एक इसका हिस्सा है। डेवलपमेंट कैन बी फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज नोन एज ग्रोथ। एंड जो डेवलपमेंट होता है वो आपका क्वांटिटेटिव भी होता है, मीन्स मात्रात्मक भी होगा, प्लस क्वालिटेटिव भी होगा, क्योंकि हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, इमोशंस में चेंजेस आएंगे, सोशल सामाजिक चेंजेस होंगे, तो वो भी उसको इंक्लूड करके चलता है। और हम उसको माप तो ले सकते ना कि इसके अंदर 200 ग्राम्स बिहेवियर है ना। हम उसके बिहेवियर को जस्ट क्वालिटी में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बहुत ही काम है, नेचर का है, पोलाइट है, तो हम उसको सिर्फ उसमें बता सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्या होता है, ये एक व्यापक और एक वाइडर टर्म होता है डेवलपमेंट, जो हर एक एस्पेक्ट को लेके चलेगा, राइट। डेवलपमेंट आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि विकास एक सतत, एक आजीवन प्रक्रिया है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये आप तक जब तक जिंदा हो ना तब तक चलता रहेगा। बच्चा माँ के गर्भ में आया तो गर्भ से लेकर ये जो प्रक्रिया है, जब तक बच्चा कब्र तक नहीं पहुंच जाता उस तब तक उसका ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इट स्टार्ट्स विद बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एंड्स एट द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ये बच्चे की, एक ह्यूमन बीइंग की होल लाइफ स्पेन को साथ चलता है, उसके अंदर मेच्योरिटी अटेन कराता है। यहाँ पे ये प्रक्रिया, क्योंकि देखो अब ओल्ड एज में जो ओल्ड एज सिटीजन होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी उसको सीख रहे हैं ना। हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब है चेंजेस, हम लोग विकास कर सकते हैं, कोई चीज सीखना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, राइट। ये कमेंट्स के अंदर बने रहिए अगर क्लियर हो रहा है तो। ये नहीं कि बस मैं बोले जा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताते रहिए, राइट। चेंजेस इन बॉडी एंड बिहेवियर। देखिए डेवलपमेंट एक हिस्सा है जिसमें शरीर और व्यवहार के अंदर परिवर्तन आते ही आते हैं। जैसे डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर एज अ होल। और दूसरे हाथ पे बात करें, जो ग्रोथ होता है वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से लेके चलता है। तो भाई हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आएंगे और हमारे बिहेवियर चेंज होगा, वो आप लोगों का इसका हिस्सा बनेगा। तो ये आप लोगों का एक एस्पेक्ट बन जाता है। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी, जैसा कि मैंने बताया कि मात्रात्मक भी होगा। और मात्रात्मक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड होता है। और फिजिकल का मतलब है जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं उनको, हमारी साइज बढ़ना या फिर हैंड ऑफ साइज इंक्रीज होना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, वो सारे फिजिकल चेंजेस हैं। इसको हम लोग मापन कर सकते हैं। इसी वजह से डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का? कॉग्निटिव चेंज जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, आपका बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में चेंज आना, आपका सोशल चेंजेस, राइट, इमोशनल चेंजेस। तो ये सारे क्या है, ये इसमें आप क्वालिटी में बता सकते हो। तो इसी वजह से डेवलपमेंट आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर। देखिए डेवलपमेंट का मतलब है कैसे कैसे सुधार या विकास हो रहा है। धीरे धीरे बच्चा अपनी मनमानी करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वो चीज़ों को समझना शुरू करता है, उसके व्यवहार के अंदर सुधार आता है। तो डेवलपमेंट सिग्निफाइज इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर दैट इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मॉरल बिहेवियर, जो उसका चरित्र बनाता है, जो उसका कैरेक्टर बनाता है, तो उसके अंदर चेंजेस देखे जाते हैं।
जो डेवलपमेंट है ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या है, जितने भी मैंने आपको चेंजेस बताए उसके फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक चेंजेस आते हैं, सोशल मीन्स सामाजिक चेंजेस आते हैं, इमोशनल मीन्स भावनात्मक चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। भाई ये आपस के अंदर इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी का साइज तो बढ़ता जा रहा है बट हमारा दिमाग नहीं बढ़ रहा है, तो ये सभी बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट डालेगी ना, बिल्कुल डालेगी। तो ये क्या है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो कि एक ह्यूमन बीइंग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करके चलते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब है एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें चेंजेस, चेंज इन साइज, प्रोसेस, डिसअपीयरेंस, सारी चीजें इसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट किससे मिलके बनता है, हमारी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण मीन्स वातावरण। भाई हम आज जो यहाँ पे बैठे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है वो किसकी वजह से, कुछ तो हम लोग अपने पेरेंट्स पर जाते हैं, पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, और कुछ हम लोग को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा हम लोग बनते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, ये एक जॉइंट प्रोडक्ट है जो कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से मिलकर बनता है। चाइल्ड रिसीव्स फ्रॉम हेरिडिटी मीन्स कि जो उसे अपने पेरेंट्स से अंश मिले हैं और जो अपने उस इन्वायरमेंट को शेयर करता है, तो उसी से ही मिलकर उस बच्चे की पर्सनालिटी बनती है। जैसा हम लोग आज दिखते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट और हमारे हेरिडिटी की वजह से है, हमारी पर्सनालिटी जो बनी हुई है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक उसके डायमेंशंस है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, प्रभावित होते ही होते हैं, राइट। अभी 1 ईयर का प्रोसेस मैंने आप लोगों को कल ही बताया है, आप उस वीडियो को देखिए तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब इतना लिखने के बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसी के साथ साथ लास्ट में आप लोग कंक्लूजन भी यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन तो बेसिक के अंदर और भी बनता है 16 नंबर के अंदर, साथ में प्रिंसिपल्स भी ऐड होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स को भी ऐड ऑन किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन लिखना कंपलसरी, एक अच्छा एक इफेक्टिव आंसर बनाना है। तो तुम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, जो आप लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ये हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपस में थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, जो कि फिजिकल चेंजेस को लेके चलता है, बट एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो काफ़ी सारे चेंजेस को लेके चलता है, राइट। और जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है धीरे धीरे उसके अंदर वो चेंजेस भी आने लगते हैं और हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ एक विकास का हिस्सा है, जो कि एक डेवलपमेंट एक वाइडर प्रोसेस है और ग्रोथ एक नैरो संकीर्ण प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो ये आप लोग इसके कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्लासेस अगर आप सभी को कंटिन्यू रखनी है, हम लोग समझें, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, तो भाई आप लोग जितना शेयर करेंगे, इस क्लास को जितना शेयर करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और क्लास को लाइक एंड शेयर करते चलें। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इंस्पायरिंग टीचर्स, राइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कि मैम इसमें डाउट है, ये बता दीजिए, उसे कवर अप कर लेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल क्लियर, नो डाउट टिल नाउ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? एक अगर मैं इसकी क्विक रिवीजन लूं आपकी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या क्या आपको समझ में आया है, बताइए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा ये ग्रोथ है और ये आप लोगों का डेवलपमेंट है, इसमें आपको क्या क्या समझ में आया, आप मुझे इसको ब्रीफ करेंगे इसके अंदर कमेंट्स में, देखोगे कितना समझ में आया है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आप लोगों की एक शारीरिक चेंजेस का एस्पेक्ट है, मींस जो कि फिजिकल चेंजेस को लेके चलती है। और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं?
चेंज इन साइज, हाइट में परिवर्तन आना, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, ये आप लोगों का फिजिकल चेंजेस हो गए। ग्रोथ आप लोगों का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द थिंग्स, जिसको हम लोग मापन कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, जो ग्रोथ होती है ये शुरुआत कब होती है? बच्चे का जन्म होता है तब, और उसके बाद धीरे धीरे ये जब बच्चा किशोरा अवस्था तक पहुंच जाता है तब ये रुक जाती है, ये स्टॉप हो जाती है, राइट। डेवलपमेंट ये ओवरऑल चेंजेस को लेके चलता है, जितने भी बॉडी में चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस को लेके चलेगा, जैसे कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक परिवर्तन, सोशल चेंजेस, राइट। सोशल के साथ साथ आप लोगों का बिहेवियर चेंजेस, इमोशनल, फिजिकल, राइट। ये सारे के सारे चेंजेस आप लोगों के मेंटल चेंजेस वो आप लोगों का डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसी वजह से जो डेवलपमेंट है ये आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही लेके चलता है एक साथ। ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये जो कभी भी रुकेगा नहीं, और ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि ये कभी भी रुक जाता है, आपका जन्म से शुरू होकर किशोरावस्था तक रुक जाएगा एक सर्टेन पीरियड में। तो ये आप लोगों का वूम से शुरू होगा, बच्चा माँ के गर्भ में होगा वहीं से शुरू होगा, और कहाँ तक चलेगा? जब तक बच्चा कब्र तक नहीं पहुंच जाता, टूम तक चलेगा, उसके बाद ये रुक जाता है। तो ये सम अप किया है मैंने आप लोगों का कि हमने जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा है ये उसका समीशन है, राइट। क्लियर हुआ? समझ में आया? ऐसे ही आप लोगों का अगर डिफरेंस आ जाए तो आपको ऐसे लिखना होगा, सारे के सारे ही पॉइंट्स को आप लोग सम अप कर सकते हैं एक साथ। क्लियर? वेरी गुड। बाकी ऐसे ही आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, सो डू लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो विकास के कौन से सिद्धांत मौजूद हैं? हमने कल डेवलपमेंट पढ़ लिया था। डेवलपमेंट क्या है? एक ओवरऑल चेंजेस होते हैं जो कि एक पर्सन की बॉडी में एक हर तरीके से जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, किन सिद्धांतों पर आधारित है ये? तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड, मीन्स यहाँ पे एक डायरेक्शन का प्रिंसिपल आपने देखा होगा जिसमें दो डायरेक्शन की बात की गई है। एक डायरेक्शन होती है सिफेलोकॉर्डल और दूसरी डायरेक्शन होती है आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल। दूसरी डायरेक्शन होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये दो डायरेक्शन हम पढ़ेंगे अपना। सिफेलोकॉर्डल या तो बोल सकते हैं यहाँ से प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, इजी अगर आपको और करना है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे टू डायरेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, पहला सिफेलो, दूसरा प्रॉक्सिमो। सिफेलो होता है जहां पर बच्चे का विकास उसके सर से लेकर पैर की ओर जाता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट। सबसे पहले अपने सिर पर काबू करना सीखता है, उसके बाद अपने आर्म्स देन लेग्स पर आता है। तो सिफेलो का मतलब हो गया जो आपका डायरेक्शन हेड टू टो की तरफ जाती है। पहले सर पे हम लोग विकास करेंगे, फिर धीरे धीरे कंट्रोल करते करते वो पैर तक आएगा। क्लियर? और नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ महीने बाद देखें तो वो बच्चा यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल उसे कहते हैं जहां पर डायरेक्शन जो होती है आपकी वो सेंटर टू आउटवर्ड बॉडी होती है। मीन्स प्रॉक्सिमो डिस्टल वो डायरेक्शन होती है
प्रॉक्सिमो डिस्टल उस डायरेक्शन को कहते हैं जहां पर बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर जाता है। मीन्स पहले बच्चा बीच में विकास करना सीखता है, फिर धीरे धीरे कंट्रोल उसकी बाहर की ओर जाता है, तो सेंटर टू आउटवर्ड बॉडी की तरफ होता है। दिस मीन्स दैट स्पाइनल कॉर्ड डेवलप बिफोर द आउटर पार्ट। यहाँ पे बीच की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डेवलप हो जाती है, बाद में जो आउटर पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू करते हैं। उसी को ही प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा गया है। आपका उसी को ही प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा गया है। राइट, समझ में आया? इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आपको तो मुझे बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये सिर्फ एलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कि यस। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया ये आपका। हमने अभी तक पहला सिद्धांत पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमने 2 डायरेक्शन पढ़ ली हैं, जिसके अंदर पहली आपकी सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो का मीन ही आप लोगों का सिर होता है, जहां पर विकास हेड टू टो जाता है, डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर जाती है। और दूसरी डायरेक्शन होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल उसे कहते हैं जहां पर डेवलपमेंट केंद्र से, सेंटर बॉडी पार्ट से बाहर की ओर जाती है, आउटवर्ड पेरिफेरीज की तरफ जाती है। दैट्स इट, इतना ही है इस डायरेक्शन में। इसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब देखो, बच्चे का विकास और जो डेवलपमेंट होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। हमने पढ़ा ना कि डेवलपमेंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, जो कि चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। बच्चा माँ के गर्भ में होगा, मीन्स बच्चा माँ के वूम्ब में होगा, वूम्ब से टूम्ब तक जाने का जो प्रोसीजर है, गर्भ से कब्र तक जाने का जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है ये, जो हमेशा ही चलती रहेगी, उसी को ही डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। राइट, इसमें फ्लो चार्ट्स ऐसे बनेंगे, ये मैंने सारी चीजें आपको ना बता रखी हैं फ्लो चार्ट्स के साथ। पे यहाँ से आप लोगों का जो कोर्स है उसमें बता रखा है कि फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ सीक्वेंस। एक ऑर्डर में हो चलता है आप लोगों का डेवलपमेंट, एक ऑर्डर होता है, एक ग्रेजुअल सीक्वेंस होता है। ऑर्डरली पैटर्न कैसे है कि देखो, हर एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है, उसका एक जर्नल पैटर्न होता है कि बच्चा पहले यहाँ से रेंगना शुरू करता है, रेंगना मतलब क्रॉल करना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करेगा, सिट मतलब बैठना शुरू करेगा, फिर स्टैंड खड़े होना शुरू करेगा, फिर यहाँ से भागना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है ना। अगर लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की भाषा को समझने की कोशिश करता है, फिर एक शब्द बोलता है, फिर 2 शब्दों पर आता है, फिर पूरे सेंटेंस बोलना शुरू करता है। तो ये एक सीक्वेंस है जो हर एक बच्चे में सिमिलर टाइप होता है। मीन्स कि एक सभी के साथ ही, ये तो है नहीं कि आपका बेबी पैदा हुआ, उसने जन्म लिया, जन्म के बाद ही वो भागना शुरू कर देगा, हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक सीक्वेंस में ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे ही वो चीजें सीखने लगेगा। राइट, समझ में आया? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी क्या है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंस पर आधारित है। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता।
व्यक्तिगत भिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। हर एक बच्चा अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये बच्चा अलग है। अब इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? तो डिफरेंसेस हमें ये दिखेंगे कि इसका आईक्यू लेवल अलग हो सकता है, इसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, रुचि अलग हो सकती है, ये दिखने में अलग हो सकता है, इसकी पर्सनालिटी अलग हो सकती है, ठीक है, इसके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं। किसी भी बेसिस पर वो व्यक्ति अलग हो सकता है दूसरे से। तो बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट रेट्स, मतलब कि दोनों में अलग अलग डेवलपमेंटल रेट्स अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा पहले बड़ा हो जाता है, कोई बच्चा बाद में होता है। मेच्योरेशन किसी में पहले आ जाती है, किसी में बाद में आती है। तो उसी को ही व्यक्तिगत भिन्नता मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। राइट, समझ में आया? नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब विकास जो है बच्चे के अंदर कैसे होता है विकास? तो वो प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। मीन्स आनुवांशिकता एवं पर्यावरण या वातावरण का प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है कि कुछ जो जीन्स बच्चे ने किससे इनहेरिट करे हैं? अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं, और बच्चा पेरेंट्स की तरह ही दिखता है ना, उनके डिसलाइक्स बिहेवियर सारी चीजें मैच होती हैं, तो वो उन पे आधारित होता है, वो आपका हेरिडिटी हो गया। इन्वायरमेंट उसे बोलते हैं, अब बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म में आने के बाद उसके आसपास का उसको वातावरण कैसा मिल रहा है, उसको एजुकेशन मिल रही है, किस लोकेलिटी में वो रह रहा है ना, उसका आसपास का इन्वायरमेंट किस तरह का है, उसके पीयर्स किस तरीके से हैं, रिलेटिव्स किस तरीके से हैं, है ना, कौन सी लैंग्वेज हम उसे सिखा रहे हैं या बोल रहे हैं उसके आसपास, तो बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो इनसे मिलकर ही बच्चे का विकास होता है। तो डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है। डेवलपमेंट इज an interrelated प्रोसेस। इंटररिलेटेड प्रोसेस का मतलब है कि आपस में संबंधित हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के कैसे डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव चेंजेस, देन सोशल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, है ना, आपका और आगे इमोशनल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं। तो ये आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी प्रोसेस को बाहर नहीं निकाल सकते, ये आपस में अंतर संबंधित हैं। ये क्या है? अंतर संबंधित हैं, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रक्रिया को हम लोग हटा नहीं सकते हैं, तो बच्चे का वो अफेक्ट करेगा ही करेगा उसके विकास पर। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही इंटर रिलेटेड प्रोसेस बोला जाता है, कि जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। इन सभी से मिलकर ही बच्चे का विकास पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज, समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताते रहिए। स्पाइरल वर्सेस लीनियर। अब इसका मतलब क्या है? स्पाइरल का मतलब होता है वृत्ताकार और लीनियर का मतलब होता है रेखीय। अब आप मुझे बताइए, जब बच्चे का विकास होता है क्या वो एक ही डायरेक्शन में होगा जिसे हम लोग लीनियर कहते हैं, या फिर वो एक स्प्रिंग की तरह चलेगा बच्चे का डेवलपमेंट, या स्पाइरल होगा? बताओ, आप बताओ मुझे कमेंट्स के अंदर। देखिए, डेवलपमेंट हमारा बैक एंड फोर्थ होता है। हमने कोई चीज आज सीख ली, भूल जाते हैं, फिर दोबारा से उसे रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसे हम लोग समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं। एक स्प्रिंग की तरह होता है ना, कि हम आगे भी जाएंगे पीछे भी आएंगे, बहुत बार कुछ चीजें सीखनी भी पड़ती हैं दोबारा। क्या कभी किसी के में आपने देखा है कि बच्चे ने आज कोई चीज सीखी है, लर्न करी है, और वो बस सीखता ही चला गया है, उसने कभी आज तक कोई गलती नहीं करी, वो बस सीखता ही चला गया एक सीधी डायरेक्शन में, वो कभी पीछे आया ही ना? तो ये आपका डेवलपमेंट लीनियर प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात करें,
प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल नेचर का होता है, मीन्स एक स्प्रिंग की तरह होता है कि वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जरूर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा स्पाइरल नेचर का होता है, यहाँ से हैंड्स एंड फोर्थ बैक दोनों ही आता है, आगे भी बढ़ता है और पीछे भी आता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉसिबल है। समझ में आ गया? भाई कमेंट्स में बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। जल्दी से बताएंगे क्लियर है या नहीं है। हमने 7 to 8 प्रिंसिपल्स करे हैं, तो ये चीज क्लियर है या नहीं, तो एक बार मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर इनके जो विकास पढ़े हमने, ये प्रिंसिपल पढ़े हैं हम, इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मींस बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो उसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, लागू कैसे कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि नॉन स्टॉप प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। हर एक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेजेस के अंदर वो चलता रहता है। वी शुड स्ट्राइव टू अचीव परफेक्शन डेवलपमेंट इन डिफरेंट डायमेंशन, कि बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये आगे चलता ही रहता है, कभी भी विकास रुकता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के जब भी देखो हमारी क्लास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग पाया गया है, कोई भी एक समान नहीं पाया गया ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हम अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हर एक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार आपकी मदद की जरूरत है। कोई बच्चा इसको जल्दी से ग्रास्प कर लेगा जो बताया जाए, और कोई बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा, तो हमें उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग समझाया जाए। समझ में आ गया है? अंडरस्टैंडिंग जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज मीन्स कि अब देखो बच्चे का पहले एक सामान्य चीजें सीखना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर आता है। पहले हम उसको बॉल देंगे तो वो पूरी इस पेन को ना पूरे इस हाथ से ऐसे पकड़ेगा, धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि हमारे फिंगर्स का क्या यूज है और उसको स्पेसिफिक पर आएगा। तो वो चीजें समझना बच्चा धीरे धीरे शुरू करता है। अब यहाँ तक आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज हो मुझसे आप लोग पूछ लीजिए कि इस पॉइंट में आपको क्वेरी है, तो अपनी क्वेरी आप लोग पूछ लीजिए। किसी भी प्रिंसिपल के अंदर आपको कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर लो। एनी डाउट? देखिए मैं आपको एक एक टॉपिक करा रही हूँ, बाकी इसी तरीके से डीप भी आप लोगों को समझाया जाएगा क्लासेस के अंदर, जो कि पेड कोर्स के अंदर सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी। पेड कोर्स के अंदर एक अभी मैं न्यू कोर्स में लॉन्च करूंगी और उसको लॉन्च करने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी लाइव बैच चलेगा। ठीक, तो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। 1-to-1 क्लासेस भी हम वहाँ पे लेंगे, वो आप लोग एक बार ही रिपीट कर लेना भाई, शॉर्ट में नहीं होगा इसमें क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन होती है, पहला सिफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमल। सिफेलो कहता है कि डायरेक्शन जो होगी वो हेड टू टो होगा, बच्चे का डेवलपमेंट सर से पैर की ओर जाएगा। प्रॉक्सिमल कहता है कि बीच के भाग से लेके बाहर की ओर जाएगा। डेवलपमेंट आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट मीन्स कि बच्चे माँ के गर्भ में ही उसका विकास शुरू हो जाता है और वो टूम्ब तक जाता है, कब्र तक जाता है। तो डेवलपमेंट कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी समाप्त नहीं होगा। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है, मींस ऑर्डरली पैटर्न होता है। ये एक सीक्वेंस का मतलब है हर एक बच्चे का एक सीक्वेंस है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा। यहाँ से बच्चा पहले तुतला कर बोलेगा, एक शब्द बोलेगा, 2 शब्द बोलेगा, फिर सेंटेंस है, फिर लैंग्वेज को बोलना शुरू करेगा। तो ये ऑर्डरली पैटर्न है। किसी का भी बेबी बॉर्न हुआ, वो पैदा होते ही बोलना शुरू नहीं कर देता है, धीरे धीरे टाइम के साथ सीखता है। इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। ये व्यक्ति इस बच्चे से अलग है, क्यों? क्योंकि उसका आईक्यू का डिफरेंस हो सकता है, इंटरेस्ट का, पर्सनालिटी का, इन्वायरमेंट का डिफरेंट हो सकता है, लाइक्स डिसलाइक्स का डिफरेंस हो सकता है, टैलेंट का डिफरेंस हो सकता है। किसी भी बेसिस पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं होता है। डेवलपमेंट एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रिजल्ट है, एक प्रोडक्ट है। इन दोनों से मिलकर ही बच्चे का विकास पॉसिबल हो पाता है।
डेवलपमेंट के जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कॉग्निटिव, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल, मेंटल, ये आपस में अंतर संबंधित हैं। हम किसी भी एक पार्ट को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपस में जुड़ा हुआ है। इसी से ही बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल एंड लीनियर होता है। इट मीन्स कि कभी भी लीनियर नहीं होगा कि बच्चे का विकास एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, कभी भी नहीं होगा। वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, वो आगे पीछे होता ही रहता है। तो डेवलपमेंट आपका स्पाइरल होता है इन नेचर, राइट। अब कोई क्वेरीज हैं तो पूछ लीजिए, बाकी आप लोग यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड क्लासेस या आपको इसी तरह से समझाया जाएगा डीपली, तो वो आप लोग इस नंबर पे जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। ये क्लासेस आप लोगों की जो कोर्स रहेगा वो एग्जाम तक वैलिड रहेगा। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। बाकी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। अभी भी एक क्लासेस आपको डिस्काउंट पर मिल रही हैं। एनी डाउट टिल नाउ? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर सेशन को ओवर करते हैं। कल अपना दूसरा सेशन दूसरा टॉपिक के साथ समझेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। पेड क्लासेस का आफ्टरनून में ही होगा, राइट। थैंक यू। तो जो जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, अपना बुक उठाओ, टाइम है, मैं टाइमली आपको कवर अप करा दूंगी। अपना बुक उठाइए, वो टॉपिक को खुद से समझने की कोशिश करें। जब यहाँ से आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो एक बारी बुक को भी गो थ्रू करें कि आपको भी एक बारी वो चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या आपके पेपर मतलब बुक में है और हमने यहाँ क्या पढ़ा है, वो चीज़ आपको भी क्लियर हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि वो कॉन्टेंट आपका सेम टाइम पर कवर अप हो गया है, राइट। क्लियर है? चलिए, ग्रेट। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को स्टेजेस के साथ। अब आप बताइए कि कौन कौन सी स्टेजेस आपने पढ़ी है। मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम भी एक इन्फेंसी या हमारा भी जन्म हुआ था, हम भी उस अवस्था से उन स्टेजेस से गुजरे हैं। तो आपको कौन कौन से स्टेजेस से पता है कि बच्चा किन किन स्टेज में होता है। तो सबसे पहली स्टेज आ जाती है इन्फेंट की, कि बच्चा इन्फेंट है। फिर स्टेज आती है आपकी चाइल्डहुड की, और यही चीज हम लोग इसी तरह से ही पढ़ेंगे। आपका स्टेजेस आता है तो आप इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं अपने पेपर के अंदर, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, मतलब कि एक इंप्रेसिव आंसर लगेगा। क्लियर? एक इंप्रेसिव आंसर लगेगा। देखिए, आपके डेवलपमेंट, जब एक बच्चे का विकास होता है तो किन चरण से गुजरता है वो। पहला स्टेज होता है आपका प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज क्या कहता है? प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो ये जो स्टेज होती है कितने टाइम पीरियड की होती है? ये स्टेज आपकी 9 महीने की होती है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। उसी को ही बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। इसको भी समझेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी इन्फेंसी, जिसे कहा जाता है शैशवा काल या शैशवा अवस्था। जब बच्चा जन्म से लेकर 14 दिन तक होता है वो इन्फेंसी पीरियड होता है। और आपकी बुक के अंदर बेबीहुड पीरियड भी दिया हुआ है, जो 2 हफ्तों से लेके 2 साल तक होता है। किसी किसी बुक में आप लोग पढ़ोगे इन्हीं 2 स्टेजेस को कंबाइन अप कर कर एक ही स्टेज बनी है, वो है आपकी इन्फेंसी स्टेज। और आपको दिया गया है 0 to 2 ईयर्स। 0 to 2 का मतलब क्या है कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर जो 2 साल तक की अवस्था है वो आपका इन्फेंसी की पीरियड के अंदर ही काउंट होता है। देन स्टेज आती है आपकी चाइल्डहुड, जिसे कहते हैं हम लोग बाल्य अवस्था। क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था मीन्स कि 2 साल से लेकर 10-12 साल तक जाता है। अब इसमें भी 2 डाइवर्जन्स हैं। 2 डाइवर्जन्स कैसे? पहला आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसे कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होता है। और कहते हैं नेक्स्ट आती है लेटर, जिसे कहता है उत्तर बाल्य अवस्था, जो 6 से लेके 12 साल तक जाती है। अब देखो, आपको ये ईयर्स में डिफरेंस मिल सकता है। ये 3 to 7 ईयर्स भी हो सकता है और ये 7 to
11 या 12 ईयर्स भी आपको किसी किसी बुक के अंदर मिल सकता है। तो वो डिपेंड, अब 1 साल का ऐसे कुछ बाइफर या डिफरेंस नहीं है, जैसा आपकी बुक में गिवन हो आप वैसा कर लेना। ये कॉमनली मैं आपको बता रही हूँ कि ये पीरियड हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। अब इसी के आगे देखो, इसी के आगे देखिए यहाँ पर फिर हम लोग प्यूबर्टी की स्टेज में आते हैं। इट मीन्स कि किशोरा अवस्था की स्टेज में आते हैं, जब हम लोग मेच्योर होना शुरू करते हैं, राइट। अब किशोरावस्था मीन्स एडोलेसेंट पीरियड, जहां पर बच्चा 13 से 17 साल, जिसे हम लोग कहते हैं टीन एज, जैसे 13, 14, 19 तक का जो एज पीरियड होता है वो एडोलेसेंट की कैटेगरी आ गया, राइट। फिर आ गया आपका एडल्टहुड, जिसे बोला गया है पोड़ा अवस्था। इसे क्या बोला गया है? पोड़ा अवस्था। मीन्स कि हम लोग एडल्ट हो गए हैं आफ्टर 18 और 20, आपका पोड़ा अवस्था मीन्स अर्ली एडल्टहुड की कैटेगरी के अंदर आप लोग आ जाते हैं। अब ये आप लोगों का बाइफर्केशन है, इन्हीं स्टेजेस की खासियत को हमें आगे पढ़ना है। जैसे पहली आपका हो गया प्रीनेटल स्टेज। अब प्रीनेटल का आपको मैंने दिखाई रही हूं कि बच्चा माँ के गर्भ में किस तरह से बड़ा होता है और कितने समय तक रहता है। तो वो 9 महीने का जो पीरियड लिया गया है, 9 महीने का पीरियड, या फिर आपका 40 हफ्तों का 40 वीक्स का पीरियड, या आप लोगों का लिया जाए 280 दिन का 280 डेज का, ये पीरियड है। अगर डेज में, वीक्स में, हम लोग मंथ में कैलकुलेट करें तो इतने टाइम तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मीन्स कि वूम्ब में होता है। अब इस बच्चे को अफेक्ट क्या करता है? मदर का इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो गया? अगर मदर ज्यादा स्ट्रेस ले रही है तो बच्चे को भी थोड़ा बहुत होगा अंदर ही अंदर। मदर अगर ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो बच्चे तक भी वो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। तो उसे बोलते हैं, जन्म से लेकर जो पूर्व मतलब पहली अवस्था जो होती है उसी को ही प्रीनेटल स्टेज कहा गया है, राइट। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी सेकंड इन्फेंसी स्टेज, शैशवा काल। पहली स्टेज हो गई आपकी। अब देखिए इसके अंदर बच्चे ने यहाँ पर जन्म ले लिया है, जन्म से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था है उसी को ही इन्फेंसी पीरियड का नाम दिया गया है। अब इसमें काउंट करिए कि देखो बच्चे का डेवलपमेंट, इसकी जो ये मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोग इसे अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर रहेगा, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको अपनी टर्म्स में एलेबोरेट कर सकेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट होता है, बच्चे का तेजी से विकास होता है। जन्म हुआ, इतना सा बच्चा था, 1 साल में देखा उसकी हाइट इतनी हो गई, तो यहाँ पर हम बोलते हैं रैपिड ग्रोथ होती है। क्या होती है? रैपिड ग्रोथ होती है इस स्टेज के अंदर। मीन्स कि बच्चे की हाइट वेट तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है, माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। सेल्फिश और अनसोशल होता है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं। उसको भूख लग रही है तो दूध चाहिए ही चाहिए, किसी भी टाइम वो उठा देगा मदर को, है ना। फिर आगे इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली अनस्टेबल का मतलब है भावनात्मक रूप से वो अस्थिर होता है। I didn't catch that. Could you try again? इमोशनली अनस्टेबल का मतलब आपने क्या समझा कि वो कैसा होता है? यहाँ से उसके इमोशंस Okay, I found this on अनस्टेबल the web होते for हैं। stable का मतलब अपनी क्या समझा कि वो कैसा होता है। Check it out. राइट, मीन्स कि वो किसी टाइम भी रो देगा, किसी टाइम भी खुश हो जाएगा, अपने आप ही गुस्सा दिखाएगा, तो वो स्टेबल नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ रूट मेमोरी, आप बच्चे के सामने जैसा करोगे वैसा ही वो उस चीज को पकड़ लेता है। मीन्स कि वो नकल करके सीखता है, नकल करके सीखता है। वो उसके अंदर कॉपी करने की टेंडेंसी होती है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है, चीजों को बार बार दोहराता है। आप जैसे एक तोते के सामने मिट्ठू बोलते हैं तो बार बार दोहराता है ना, सिमिलरली वो बच्चा भी वैसे ही होता है। बच्चे के अंदर उस समय नैतिकता नहीं होती है। ये सारी खासियत आ जाती हैं आपकी। देन आता है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज को बाल्यावस्था बोला गया है। बाल्यावस्था में क्या है? बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। मीन्स 3 से लेके जो 7 साल तक की 3 से लेके जो 12 साल तक की जो एज है वो आप लोग इस चाइल्डहुड की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बच्चे की रुचि बढ़ी, है ना। चेंज इन सोशल बिहेवियर, बच्चे के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हुआ।
फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर, शारीरिक गतिविधि में उसने परिवर्तन किया। अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, सोच समझ धीरे धीरे समझता है। लेटर चाइल्डहुड में आएगा तो वो उसके अंदर समझ, सोचने की समझ बढ़ेगी। ऑडियो विजुअल सेंसेस को इंक्रीज करेगा, देख भी रहा है मूवीज को, सुन भी रहा है, समझने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये सारी खासियत बढ़ती हैं। वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखकर सोचना शुरू करता है। कॉन्क्रीट का मतलब है ठोस वस्तु। जैसे ये पेन है, ये आप लोगों के सामने इसमें देख रहे हो, तो ये ठोस वस्तु है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर इसे देखकर सोचना शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे सोचना शुरू कर देता है। दूसरों को ऑब्जर्व करता है, दूसरों का निरीक्षण करता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टेज, यहाँ पर उसको सजा मीन्स कि अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो खुश होता है, पनिशमेंट मिलेगी तो दुखी होगा, तो ये वो वाली स्टेज भी काउंट हो जाती है। अपने फ्रेंड्स के लिए सिंसियर रहता है। अब ये ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है? ओडिपस का मतलब है जब एक लड़का मीन्स बॉय, उसका अपोजिट सेक्स क्या हो गया? मदर। तो एक लड़का दूसरे सेक्स की तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओडिपस कहेंगे। इलेक्ट्रा का मतलब है जब एक लड़की अपोजिट सेक्स मीन्स लड़की का अपोजिट सेक्स हो गया फादर, तो जब एक लड़की अपने पिता की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है उसको इलेक्ट्रा कहते हैं। ओडिपस मीन्स कि जब एक लड़का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको ओडिपस कहते हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, ये इन दोनों के मीनिंग है। क्लियर? अब देखो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है ना, तो यहाँ पे उस बच्चे के अंदर क्वेश्चंस को पूछने की प्रवृत्ति ज्यादा क्यूरियस होती है, ज्यादा जिज्ञासु होता है बच्चा, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो पावर ऑफ जनरेट हो जाती है। एडोलेसेंट स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज क्या है? किशोरावस्था। यहाँ पे बच्चा मेच्योरिटी को अटेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करता है, मीन्स अमूर्त सोच को विकसित करता है। बॉडी ऑर्गन्स उसके डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट, हम भी एडोलेसेंट स्टेज से गुजरे हैं, तो हमारे भी देखो प्यूबिटल एयर्स, जेनिटल एरियाज पर हेयर ग्रोथ हो जाती है। इनस्टेबल, जैसे बॉयज के अंदर बियर्ड आ जाती है, मुस्टैश आ जाती है ना। और लड़कियों की बात करें, अंडर आर्म हेयर आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हेयर, जेनिटल ऑर्गन्स पे हेयर ग्रोथ होती है, वॉइस चेंज होती है आपकी। हम लोग इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, दिन में सपना देखना शुरू कर देते हैं। ठीक, हमारे जो इमोशंस होते हैं स्टेज में इनस्टेबल होते हैं, मतलब कि कभी हमने अपने रिलेशन में आ गए तो इमोशंस खो बैठेंगे, या फिर ज्यादा गुस्सा आएगा, तो ऐसे होता है इस स्टेज में। ये बड़ी खतरनाक सी स्टेज है ना। तो अब इसमें जो एडोलेसेंट स्टेज है, इसी को ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का मतलब तनाव एवं तूफान वाली अवस्था। हमारे इस एज के अंदर दिमाग में इतनी खुराफाती आइडियाज चलते हैं, ईगोइस्ट हो जाते हैं हम लोग, सेल्फिश हो जाते हैं, सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हम रिलेशन में आते हैं तब, राइट। हम इंटेलेक्चुअल मीन्स कॉग्निशन या इमेजिनेशन पावर को डेवलप करते हैं, अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, अपने दोस्तों के। दोस्त कह रहे हैं गोवा जाना है तो गोवा जाना है, तो वो वाले हम लोग एक्टिव मेंबर बन जाते हैं अपने दोस्तों का। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? एडल्टहुड होता है पोड़ा अवस्था। अभी जो पोड़ा अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग डिसीजंस लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। देखिए एडल्टहुड मीन्स कि नाउ वी आर कैपेबल, हम वोट भी दे सकते हैं, मीन्स जब हम लोग वोट दे रहे हैं तो अपने डिसीजंस हम लोग खुद ले सकते हैं, राइट। फैमिली सेंटर्ड हो जाते हैं। अब जो ये मोह माया थी ना, आप लोगों का रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब उस मोह माया से दूर होते हैं, मैरिज वाली स्टेज पर आ जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी सोचते हैं। लव लाइफ मीन्स हमने मैरिज करी, फिर आगे अपने करियर को सेटल किया, तो वो एडल्टहुड मीन्स की समझदारी, मेच्योरेशन होना, मेच्योर होना, इस कैटेगरी में आप लोग आ जाते हो। इन स्टेजेस से तो आप सभी गुजरे हैं और आप लोग अभी भी फिलहाल एडल्टहुड स्टेज के अंदर है, मीन्स आपने ये सारी स्टेजेस को पार कर लिया है। तो ये सारी खासियत आपको रहेंगी याद, अपने ऊपर डालो, अपने आप को फील करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे कि इसमें डाउट है मैम, ये बता दो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए आपको।
इन स्टेजेस का, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आपका, मैं सिंपल से ही बताऊं, आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास से आपका क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, या तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो, उसके प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करो। प्रिंसिपल नहीं आया तो एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सारी स्टेजेस डिफाइन करो। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों ही मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया है। 16 मार्क्स के अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा। अब जो भी आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, 2 से 3 क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो आपको ये तीनों क्लासेस को पढ़कर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कॉन्टेंट इतना दिया है, ठीक है, आप उसको समझ सकेंगे, समझ के आप लोग उसे आगे लिख सकेंगे। अब ऐसे एक एक क्वेश्चन को कवर अप करते चलो। ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, और पेपर में 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो, प्रिंसिपल्स बता दो, प्रिंसिपल सारे 10 बता दो, और प्रिंसिपल नहीं आया तो स्टेजेस आ जाएंगे आपके पास, कि स्टेजेस को रिफाइन कर दो। ठीक, तो अब अपना ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए। बाकी मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूंगी, तो जिसने भी, और वो टेस्ट जो आपको फ्री टेस्ट मिलेगा वो आप लोगों को एस्पायरिंग टीचर्स एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन, ये आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और जो iOS यूजर है, एप्पल फोन यूज कर रहा है, उनके लिए वेबसाइट अवेलेबल है, तो वेबसाइट के लिए लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप मुझे इस नंबर से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको iOS का लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। राइट, क्लियर है, ओके। तो ऐसे ही छोटे छोटे से टॉपिक्स अपने क्लियर करिए। बाकी कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, आप लोग कमेंट कर देना। बाकी शेयर और लाइक करना वो आपकी ड्यूटी है। अगर आपका रिस्पांस नहीं मिला, देन वी विल कंटिन्यू सेकेंड ईयर क्लासेस। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली, आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। आज का सेशन आप लोगों का B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस जैसे कि हमारी चल रही हैं, इसी क्लासेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप क्लास नंबर 4 है। टॉपिक रहेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, स्टेजेस एंड प्रिंसिपल। ये आप लोगों का यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ जीन पियाजे, अब आपके साथ एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी थियरीज पूछी जाती हैं। जीन पियाजे, एरिक्सन की थियरी, थॉर्नडाइक की थियरी, स्किनर की थियरी, काफ़ी सारी थियरीज आ जाती हैं। तो सभी चीज़ें क्लियर हैं, एक बार कॉमेंट्स में बता देंगे कि यस मैम क्लियर है। इसके बाद फिर क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर करें। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये आपका फर्स्ट ईयर की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। MDU, CRSU, CDLU, CCSU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, IG यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिमिलर है। और इसी के साथ आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस भी यहाँ से कंडक्ट हो रही हैं। यहाँ से बैच भी आप लोगों का लॉन्च हो रहा है। ठीक है, मैं आज या कल के अंदर आपका न्यू बैच लॉन्च करूंगी। जो प्रीवियस बैच है वो जनवरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। न्यू बैच लॉन्च किया जाएगा जो कि आपका फेब में स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक के अंदर। बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करेंगे जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो। और एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें।
एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखें, आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ऑल क्लियर है? आई होप सभी ने क्लास को अभी तक शेयर कर दिया होगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। ऑल क्लियर है, शेयर भी कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट थियरी है, आज का टॉपिक जो हम लोग कवर अप करेंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आप लोगों का सिद्धांत है, यहां से जीन पियाजे को स्विज, इसको ना आप लोग क्लियर कर लो, बाकी जो कंटेंट होगा वो मैं बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। जीन पियाजे कौन थे? स्विज साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? स्विज साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको ये थियरी क्लियर हो गई ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये ना फर्स्ट टाइम जब हम लोग बीएड में पढ़ते हैं ना, तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम बीएड में पढ़ा था, मैंने कहा पता नहीं ये कैसी थियरी है, इसमें से कुछ अजीब ही टर्म्स है जो हमने नहीं पढ़े अभी तक। राइट, तो उसके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर आपको कंटेंट आप जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए पहले आप लोग कंटेंट को समझिए। तो जीन पियाजे को स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। और इन्होंने यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट किया, किनके ऊपर? बच्चों के ऊपर, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। राइट, इसी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे का कहना था, यहां से इंपॉर्टेंट टर्म सुनिएगा, जीन पियाजे को मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहा गया। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मीन्स बाल, यहां से आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता कहा गया। यहां पे लिख लो, फादर ऑफ मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बाल मनोविज्ञान, आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता कहा गया। इन्होंने बच्चों को कैसे कंसीडर किया? इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला। लिटिल साइंटिस्ट कौन होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक। कौन होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक, जो क्या करते हैं? अब आप बताओ कि वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं चीजों को डिस्कवर करते हैं, उनकी खोज करते हैं। राइट, चीजों का कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है उनकी यहां से निर्माण करेंगे, कि कोई चीज कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यही चीज जीन पियाजे ने बच्चे को बोला कि बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है, जो खुद ही ज्ञान की संरचना करते हैं, जो खुद ही ज्ञान की संरचना करते हैं। और वहीं से ही यहाँ पे इनको क्या नाम पड़ गया? इनका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे का क्या नाम पड़ गया इनका? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो प्रैक्टिकल लाइफ मींस कि बच्चा अपने आसपास से चीजों से देखता है, सीखता है, खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। यही यहाँ से जीन पियाजे ने पॉइंट्स बताए। जब जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक को निहारा, उसको समझा, उसको आगे बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो जीन पियाजे ने दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई। एक होते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। एक क्या होते हैं? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, संज्ञानात्मक संरचनाएं, और दूसरी होती हैं कॉग्निटिव स्टेजेस। दूसरी क्या होती हैं? कॉग्निटिव स्टेजेस, उसके चरण। तो जीन पियाजे ने अपने स्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए 4 स्टेजेस का डिफाइन किया। राइट, और पेपर में आपको फुल फ्लेज्ड लिखना है। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कितने बताए? 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ध्यान से समझना। पहला टर्म आता है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है?
स्कीमा की अगर बात करें, फर्स्ट टर्म है ये, यहाँ से संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं ये, और ये संज्ञानात्मक चरण है, मीन स्टेजेस है। तो जीन पियाजे ने जब अपने पॉइंट, अपनी थियरी को एक्सप्लेन किया तो स्कीमा के बारे में बताया। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज अ स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स ज्ञान के छोटे टुकड़े, ज्ञान के जो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं उन्हीं को ही स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है और स्कीमा बोला जाता है। बच्चे अपने माइंड के अंदर क्या करते हैं, जैसे सपोज ये पेन है, इस पेन को देखकर बच्चे ने पूछा ये क्या है, हमने बताया कि ये पेन है, तो ये ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा है जो बच्चे ने अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लिया। बच्चे ने कोई और चीज देखी, ये मोबाइल है या फिर एक एप्पल है, तो वो जो ज्ञान के छोटे छोटे से टुकड़े हैं बच्चा अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेता है, दैट इज योर स्कीमा। उसी को ही स्कीमा कहा गया है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, इसी के साथ अपना आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या आत्मसात करना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मैं बहुत ही पहले सिंपल वे में बता रही हूं आप लोगों को, इसके बाद हम लोग कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी क्लासेस में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से लिखना है। अभी सिंपल फॉर्म में बस समझिए कॉन्सेप्ट्स को। पहली बार समझ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, एक दो बार इसको गो थ्रू कर लोगे तो आसान हो जाएगा। एसिमिलेशन होता है आत्मसात करना। बच्चे के माइंड में एक स्कीमा था, ये बच्चा है, इसके माइंड के अंदर एक स्कीमा था कि जो 4 लेग्स वाले एनिमल होते हैं वो कौन होते हैं? डॉग होते हैं, कि सिर्फ डॉग की ही 4 टांगे होती हैं। ये बच्चे के माइंड में स्कीमा था कि जो बच्चे को पता था, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे का पहले का ज्ञान है, जो वो जानता है ऑलरेडी। अब बच्चे ने अपने सामने कैट को देखा, बिल्ली को देखा, बिल्ली की भी तो 4 टांगे होती हैं, तो उसने ना बिल्ली को देखते ही बोला कि देखो डॉग है ये, तो देखो डॉग। अब हमें तो पता है ना कि वो बिल्ली है। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है जब हम लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज के अंदर, अपने पुराने ज्ञान के अंदर क्या कर दे, कुछ नया ज्ञान जोड़ ले, नया ज्ञान या न्यू नॉलेज को ऐड ऑन कर ले। राइट? समझ में आया? बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज क्या थी कि 4 लेग्स एनिमल कौन सा होता है? डॉग होता है। बच्चे ने बिल्ली को देखा था, उसको देखते ही अपने स्कीमा में जोड़ लिया कि नहीं, उसको कैट भी पता चली कि कैट के भी 4 लेग्स होती हैं, उसे अपने प्रीवियस नॉलेज के अंदर ऐड ऑन कर लिया, जोड़ लिया। उसी को ही एसिमिलेशन का नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? टर्म्स क्लियर हो रही हैं या नहीं? तीसरी टर्म आती है आपकी एकोमोडेशन। I found one option, आपका अपना होटल. Does that one sound good? I found one option, आपका अपना होटल. Is that the one you want? My apologies. I couldn't hear what you said. पहले तो मुझे बताइए कि इतनी टर्म्स आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एकोमोडेशन क्या होता है? समायोजन करना। समायोजन बोल लो या फिर अनुकूलन बोल लो इसे। एकोमोडेशन मीन्स कि अनुकूलन करना, ठीक है। देखिए अब यहां पे वही बच्चा है। एकोमोडेशन का मतलब होता है जब बच्चे के पास पुराना ज्ञान था कि यहां से प्रीवियस नॉलेज क्या थी, उस बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज थी कि जो 4 लेग्स वाले एनिमल होते हैं वो कौन होता है? डॉग होता है, ठीक है। उसका पुराना ज्ञान था जो हमें भी पता चल गया कि ये उसका पुराना ज्ञान है। एकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है? यहां से अपने पुराने ज्ञान के अंदर मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब संशोधन करता है।
या फिर हम लोग कह सकते हैं कि चेंजेस कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। समझ में आया? अब कहोगे कि ये कैसे इसने चेंजेस किए। देखिए, बच्चे को पता था कि 4 लेग्स वाले एनिमल कौन होता है, डॉग होता है। अब उसने बोला कि जब उसकी ये प्रीवियस नॉलेज थी उसके पास, यहां से ये पुराना ज्ञान था कि जो डॉग था, अब उसने जिस दिन बच्चे ने सामने बिल्ली को देखा तो उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज के अंदर क्या कर लिया कि ये डॉग नहीं है, ये क्या है, ये कैट है। अपने पुराने ज्ञान के अंदर उसने संशोधन कर लिया, उसने चेंजेस कर लिया कि ये डॉग नहीं, ये तो कैट है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बताओ मुझे भाई, कमेंट्स में बताओ। एकोमोडेशन का मतलब देखो, एसिमिलेशन में हमने समझा कि उसने अपने पुराने ज्ञान के अंदर कुछ नया ज्ञान को जोड़ा था कि डॉग के भी 4 लेग्स होते हैं, कैट के भी 4 लेग्स होती हैं। पर जिस दिन उस बच्चे ने बिल्ली को देखा तो बिल्ली को देखने के बाद बोला कि ये डॉग नहीं है, ये क्या है, ये कैट है। कौन है ये कैट है। तो उसने अपने पुराने ज्ञान के अंदर संशोधन कर लिया, उसी को ही एकोमोडेशन बोला जाता है। ये 3 टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी जो मैंने बताया, स्कीमा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कॉग्निटिव स्टेजेस के अंदर। कॉग्निटिव स्टेजेस, जीन प्याजे के 4 स्टेजेस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। पहली स्टेज आती है आपकी पहली स्टेज आती है आपकी क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करते चले। पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, जहां पर बच्चा 0 to 2 ईयर्स का होता है। ये कल मैंने आपको स्टेजेस का कॉन्सेप्ट बताया था, अब उसी से आप लोग लिंक अप कर सकेंगे। दूसरी स्टेज आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर बच्चा 3 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है। फिर आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर बच्चा 7 से 11 वर्ष का होगा। और चौथी स्टेज आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर बच्चा 11+ होगा। समझ में आए? ये 4 स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं संवेदनशील अवस्था, ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस परिचलन, और ये होती है आप लोगों की अमूर्त संक्रियात्मक। क्लियर है? संवेदी परक अवस्था, ये 4 स्टेजेस हैं आप लोगों की जो हमें पढ़ना है। इनकी खासियत को समझते हुए चलना है एक एक करके। क्लियर हो रहा है? क्लास को लाइक एंड शेयर करते चले। पहली स्टेज आ गई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। जिसको जो भी दिक्कत है वो अपना क्लियर कर लेना। यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज होती है जहां पर बच्चा 0 to 2 ईयर्स का होता है। अब इसकी खासियत बता दो कि यहाँ पर ये क्या करेगा। देखो, बच्चा छोटा है, इस बच्चे को छोटा है तो अब बच्चे ने जन्म लिया ना, जन्म से 2 साल तक की अवस्था कौन सी पड़ती है? इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी में क्या क्या होता है? बच्चे के लिए उसके टीचर्स कौन है, उसको सिखाने वाला कौन है? उसके टीचर्स हैं, उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां। जो बच्चा आई, नोज, ईयर, टंग, है ना, ये सारे क्या होते हैं? हमारे सेंसेस होते हैं कि हम लोग देखकर, छूकर, सुनकर अपने चीजों को समझते हैं। तो यही उसके टीचर्स हैं जो उसको सिखाते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ बच्चा इमिटेट करके सीखता है। इमिटेट का मतलब है नकल करके सीखता है।
नकल करके सीखता है यहाँ पर, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जब बच्चा इमिटेट करता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से नकल करा, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मेजरली इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज के एंड में आते आते ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इट मीन्स कि वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमने बच्चे को ये यहाँ से वस्तु दिखाई, इसको दिखाने के बाद इसको छुपा दिया मैंने। अब जब तक बच्चे को वो पेन नहीं मिलेगा ना, वो उसको खोजता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज उसके माइंड में छप चुकी है। उसी कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस स्टेज के अंदर बच्चा बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन करता है। मीन्स कि जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है उसको भूख लगी है, जैसे उसके सामने दूध की बोतल आएगी अपना मुंह चलाना शुरू कर देगा और बताएगा, हमें इंडिकेशन देगा कि उसको भूख लगी है। तो उसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये पहली स्टेज हो गई जो कि इसकी खासियत, या मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट के अंदर बताई हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। आप लोग इसको जितना शॉर्ट में समझोगे उतना इलैबोरेट आप लोग कर पाओगे, क्योंकि अगर टर्म्स आपको क्लियर हैं वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी हो गई? प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके अंदर जो बच्चा है वो 3 से 7 वर्ष का है, 3 to 7 ईयर्स का है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के? जब इस बच्चा इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा तो वो इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पर बच्चे के पास बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कहाँ से आया, मैंने क्या किया, मतलब बहुत सारी, ये कैसे होता है, बहुत सारे ऊट पटांग के क्वेश्चंस पूछता है। ये जो स्टेज होती है ये एनिमिज्म वाली स्टेज होती है। एनिमिज्म का मतलब जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझना शुरू करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग समझना शुरू कर देता है, उसी को ही एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। बहुत सारे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का ही मतलब होता है इलॉजिकल क्वेश्चन पुट अप करना, ओके। अब यहाँ पर इस स्टेज के अंदर इस बच्चे को ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है या ईगोसेंट्रिक बोला गया है, अहंकारी कहा गया है। क्यों कहा गया है अहंकारी? क्योंकि बच्चा अपने थॉट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इसमें सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ कहीं से कहीं तक नहीं होती हैं। जैसा उसके दिमाग में आया वो वैसा करेगा, ठीक है, वही चीज़ें सही होती हैं। तो ईगो सेंट्रिक इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है। इस स्टेज में आते आते बच्चा सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन का मतलब है केंद्रीकरण। अब ये जो केंद्रीकरण है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि बच्चे के सामने हमने 2 ग्लास रखे, एक बड़ा ग्लास और एक चौड़ा ग्लास। अब इसमें जबकि ये स्लिम था और ये वाइड था, ब्रॉड था, बच्चे से पूछा गया कि बेटा कौन सा ग्लास लोगे? वो कहेगा मैं तो ये बड़े वाला ग्लास लूंगा, बिग वाला ग्लास लूंगा, क्योंकि इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक होगी, है ना। तो सेंट्रेशन का मतलब होता है जब ये सिंगल एस्पेक्ट को फोकस करता है। बच्चे ने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को फोकस किया कि ये ग्लास बड़ा है और ज्यादा क्वांटिटी है। उसने ये नहीं देखा कि वो स्लिम है और ये आपका ब्रॉड है, सिमिलर क्वांटिटी होगी, नहीं, उसने सिर्फ एक ही चीज देखी कि वो बड़ा है। तो उसी को ही सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा रिवर्सिबल नहीं कर पाता है, पलटाव नहीं कर पाता है। आप उस बच्चे से पूछोगे 2 into 5 क्या होगा? वो कहेगा कि 10 होगा, मुझे 2 का टेबल आता है। आप उससे पूछोगे 5 into 2 क्या होगा? वो कहेगा आपने मुझे 5 का टेबल नहीं पढ़ाया। वो चीजों को रिवर्स नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री ऑपरेशनल कैटेगरी की। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज के अंदर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो बच्चा है वो किस स्टेज में है? 7 से 11 वर्ष की उम्र में है। अभी जो 7 से 11 वर्ष की जो उम्र है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है।
क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर और लाइक करते चलें अगर आपको क्लियर हो रहा है। जितना मैक्सिमम आप लोग शेयर लाइक करोगे उतना मजा आएगा। देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त। मूर्त का मतलब हो गया जिन वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट है। ये पेन है, मेरे सामने प्रेजेंट है, मैं इसका कलर बता सकती हूँ, ये कैसे लिखता है, कैसे चलता है, मैं ये बता सकती हूँ। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, राइट। अब समझो इसे आगे कि बच्चा यहाँ पे 7 से 11 वर्ष का होता है। इसकी खासियत क्या क्या है? कॉन्क्रीट में बच्चा बड़ा हो गया तो लॉजिकल रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो शुरू कर देगा। तो पहली हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, तर्क लगा सकता है, सॉल्व कर सकता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, राइट। यहाँ पर जो वस्तु उसके प्रेजेंट है, सामने है, उसके ऊपर इमेजिन करता है, मीन्स उसके ऊपर ही तर्क लगाता है। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के अंदर, सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है सीरीज के अंदर लगाना, क्रम के अंदर लगाना। वो क्रम लगाना शुरू कर देता है, उसको पता है पहली चीज कहाँ आएगी, दूसरी चीज कहाँ पर आएगी, वो समझता है चीजों को। फिर इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। क्या करना? संरक्षण करना। जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट, एक थियरी बताई, इस थियरी को आप लोग समझ रहे हैं, अपने माइंड में कंजर्व कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण। आप चीजों को समझ पा रहे हैं, अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, समझ के, अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पर। यहाँ पर क्लासिफाई करना शुरू कर देते हो। क्लासिफाई का मतलब है वर्गीकृत करना, आप लोग शुरू कर देते हो। अभी जो वर्गीकरण है, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेकार है ना। ये चीज आप लोगों के लिए फायदेमंद है, ये चीज बेकार है, हम इसको नहीं करेंगे, तो वो चीज आप लोग क्लासिफाई करना शुरू कर देते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डीसेंट्रेशन। ये जो डीसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, विकेंद्रीकरण इसे हम लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब ये जो डीसेंट्रेशन है, दोबारा से समझिएगा, एक बच्चे के सामने बड़ा ग्लास है वही, और ये छोटा ग्लास है। अब आप कहोगे कि बेटा कौन सा ग्लास आप लोग चूज करोगे। यहाँ पर वो होशियार हो चुका है, तो इसका मतलब है कि वो कहेगा कि मैं कोई भी ग्लास ले लूंगा, क्योंकि ये नैरो है, ये छोटा ग्लास है, और ये आपका वाइडर ब्रॉडर ग्लास है, तो क्वांटिटी दोनों में सिमिलर ही आएगी। वो पतला है तो उसका मतलब उसमें क्वांटिटी उतनी ही है, वो चौड़ा है उसका मतलब क्वांटिटी उतनी है। यहाँ पर वो बोथ एस्पेक्ट को समझ रहा है, क्योंकि बच्चा होशियार हो चुका है। दैट इज योर डीसेंट्रेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? किसी को इसमें डाउट अभी तक तो पूछो मेरे से कि ये डाउट है, ये बता दो। क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करते चलिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब लास्ट स्टेज पर आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज के अंदर बच्चा और भी समझदार हो जाता है। 11+ मीन्स की एडोलेसेंट की स्टेज में आ जाता है, तो उसमें इतना ज्यादा पॉइंट नहीं है। बस यहाँ पर हाइपोथेटिक आपकी बुक में थोड़ा अजीब सा दिया हुआ होगा सारी स्टेजेस का, मैं जितना सिंपल वे में बता सकती थी उतना सिंपल में बताया है। हाइपोथेटिक डिडक्शन क्या होता है? यहाँ पर हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग लगाता है, तर्क और भी ज्यादा लगाना शुरू कर देता है। इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है, कल्पना करना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स पर। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या होती हैं? यहाँ से जो भी वस्तु आपके सामने प्रेजेंट नहीं है उनके ऊपर सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। जो वस्तु आपके सामने नहीं है उनके ऊपर भी सोचना वो शुरू कर देगा। इमेजिनेशन उसे ही कहते हैं कि वो कल्पना करना शुरू कर देता है। तो ये हो गई आप लोगों की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा ज्यादा एक्टिव, ज्यादा होशियार, रीजनिंग लगाना, सारी चीजें वो करता है। अब ये मुझे बता दो कि ये क्लियर है? ये आप लोगों की, मैंने जीन प्याजे की थियरी को डिस्कस करा है सिंपल
हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। राइट। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, आगे कंटिन्यू करेंगे। सेशन नंबर 5 है। लास्ट थियरी हमने जो डिस्कस करी थी वो थी जीन पियाजे की थियरी, और आज की जो थियरी है वो है एरिक्सन की थियरी। एरिक एरिक्सन को हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट ईयर की क्लासेस है, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। राइट। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है, और क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर एंड लाइक करेंगे। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम अपना जो सिद्धांत समझने वाले हैं वो है आपका एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने कौन सा थियरी दी है तो ये आप लोगों को यहाँ से विजिबल होगा। क्लास को जल्दी से लाइक एंड शेयर करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। एरिक एरिक्सन के द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट मीन्स मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन देखना चाहते थे कि बच्चे का एक मनोसामाजिक सामाजिक विकास कैसे होता है, वो ये देखना चाहते थे। ठीक है, इसी के ऊपर इन्होंने अपने इस यहाँ से थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए 8 स्टेजेस डिफाइन करी कि बच्चा 8 स्टेजेस से कैसे गुजरता है और उसके अंदर कैसे सामाजिक वैल्यूज मींस कि सोशल डेवलपमेंट होता है। इसी को देखने के लिए उन्होंने 8 स्टेजेस को डिफाइन किया। अब वो जो 8 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं ध्यान से देखेंगे। क्लास को इतने सभी स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट। और आप लोग जो भी जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। अपनी थियरी एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ से जो एरिक्सन थे उन्होंने किसके ऊपर बल दिया, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति कैसे समाज के साथ यहाँ से रिलेशन बनाता है उसके ऊपर महत्व दिया। और इस थियरी के अंदर ये कनेक्ट करती है पर्सनल डेवलपमेंट टू द साइको डेवलपमेंट। मीन्स कि ये एक बच्चे का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो किससे साथ कनेक्ट करती है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के साथ। राइट। दिस थियरी इन्वॉल्व्स इमोशनल, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये जो थियरी है ये आप लोगों की भावनात्मक भी, व्यक्तिगत भी और सामाजिक विकास को, तीनों चारों चीज़ों को शामिल करके चलती है। और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एरिक्सन ने 8 टाइप्स की स्टेजेस को डिफाइन किया है, 8 स्टेजेस को डिफाइन किया है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे बच्चा जो पहली स्टेज होती है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जहाँ पे बच्चा जो होता है जन्म से 1 वर्ष तक रहता है। इसी को भी डिटेल में समझेंगे आगे विद पिक्चर्स। सेकेंड इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जहाँ पे 1 से 3 साल तक का बच्चा होगा। देन इनिशिएटिव एंड गिल्ट, तो इसको समझिए कि ये जो 8 स्टेजेस है आप लोग इसको एज इट इज ही यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं पेपर में। आपकी कोई ना कोई तो थियरी पेपर में आती ही आती है, चाहे आप लोग पियाजे की थियरी ले लीजिए या थॉर्नडाइक की थियरी ले लो, एरिक्सन की थियरी ले लो, कोई ना कोई थियरी तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो अब आपको यहाँ से कंटेंट पता होगा तभी आप लोग एक्सप्लेन कर सकेंगे।
तो बच्चा क्या करता है, जब जन्म लेता है वो एक पहली स्टेज से धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो आगे की तरफ बढ़ता है और वो एक ओल्ड एज में आ जाता है, ओल्ड या ओल्डर एडल्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब ये जो स्टेजेस से वो बच्चा गुजर रहा है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, इसे समझो। फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जहाँ पे जन्म से लेकर 1 साल तक की अवस्था आपको बताई गई। ये पेरेंट्स है, अगर बच्चा देखो यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज में होता है, इट मीन्स कि बच्चा छोटा है। अगर इस बेबी को यहाँ पर अपने पेरेंट्स से प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसको भरोसा रहेगा, उसके अंदर ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होगी कि हाँ वो यहाँ पर सिक्योर है, ठीक है। बट अगर इस बच्चे को अपने पेरेंट्स से या फिर उसके जो गार्जियंस हैं उससे प्यार नहीं मिलेगा, राइट, या स्नेह नहीं मिल रहा है, या उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, उसको देखा नहीं जा रहा है, तो बच्चे के दिमाग के अंदर कौन सी फीलिंग डेवलप होगी, मिसट्रस्ट की, अविश्वास की भावना विकसित होगी। तो पहले स्टेज के अंदर बच्चे को जैसा ही हम लोग ट्रीट करेंगे वैसे उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होगी, वैसा ही वो समाज के लिए उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट वैसा ही वो चलेगा। तो पूरे की पूरी 8 स्टेजेस के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताया है और उसी को समझना है कि अगर हम ये करेंगे तो बच्चे के अंदर ये फीलिंग डेवलप होगी और अगर हम गलत करेंगे तो गलत फीलिंग डेवलप होगी। सेकेंड स्टेज आ जाती है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, स्वायत्ता एवं शर्म। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर हम इस स्टेज में बच्चे को क्या दे रहे हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो बच्चे को अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें उसको काम करने देना चाहिए। अगर वो जैसे हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हम उसको ये टॉयलेट ट्रेनिंग खुद सिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ऑटोनॉमी, उसके अंदर स्वायत्ता डेवलप होगी। बट अगर हम उसको अपने ऊपर ही सभी चीज़ पर डिपेंड रखेंगे तो उसके अंदर शेम की वैल्यू डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर शर्म की वैल्यू डेवलप हो जाएगी, तो वो आगे ऐसे डेवलप नहीं कर पाएगा। आगे उसको जब बड़ा होएगा तो आप थोड़ी ना डिपेंड, आप पे डिपेंड होकर थोड़ी ना वो आगे टॉयलेट या कहीं पे भी कोई जाएगा, तो उसके अंदर शेम की वैल्यू डेवलप होती है। तो ये 1 से 3 साल की है। पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और यहाँ से हर एक चीज़ उसके लिए सिखानी चाहिए। थर्ड स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल एवं अपराध, जो कि 3 से 6 साल की आयु में हम लोग चल रहे हैं। अगर बच्चे को हम यहाँ से पहल करने की कोशिश सिखाएंगे, मीन्स कि बच्चा इनिशिएट कर रहा है, अपने आप चीज़ों की पहल कर रहा है, सो दैट इज योर इनिशिएटिव, कि वो इनिशिएट ले रहा है। और अगर वो इनिशिएट नहीं लेगा तो उसके मन में कौन सी भावना विकसित होगी, गिल्ट की, अपराध की। मीन्स कि वो यहाँ से आगे कुछ काम नहीं कर पा रहा है, वो और लोगों पे डिपेंडेंट है, तो हमें वो उसे वैसा नहीं बनाना है ना। हमें हमेशा बच्चे को सिखाना है कि वो ग्रुप के अंदर हो चाहे स्कूल के अंदर हो, वो खुद से चीज़ों के लिए इनिशिएट करे, पहल करे कि मैं ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा। तो बच्चे के अंदर हमें यही वैल्यू डेवलप करनी है। तो उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हो गई, इनिशिएट करना। अगर बच्चा नहीं करेगा तो वही रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चौथी स्टेज होती है आप लोगों की इंडस्ट्री वर्सेस इंफियोरिटी। अगर आप लोग यहाँ पर, इंडस्ट्री का मतलब उद्योग नहीं है, इंडस्ट्री का मतलब मेहनत करना है। अगर आप लोग अपने लेवल पर मेहनत करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक दिन रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए देख लो, तो इंडस्ट्री क्या बताता है कि ये बच्चे ने मेहनत करी, उसको प्रेसिडेंट से क्या मिला, अवार्ड मिला, है ना, तो उसकी मेहनत का फल था। अगर वो मेहनत नहीं करता तो क्या होता, उसके मन में इन्फ्योरिटी रहती, हीनता रहती कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो हमें ये चीज़ डेवलप नहीं करनी है, हमें उसके अंदर मेहनत, इंडस्ट्रियस बनाना है बच्चे को। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसमें बच्चा एडोलेसेंट स्टेज के अंदर पहुंच जाता है, किशोर अवस्था के अंदर पहुंच जाता है।
अब ये जो आप आइडेंटिटी की देख रहे हैं, यहाँ पर हम हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसको अपना गोल क्लियर नहीं है, वो अपने लिए वो पहचान ढूंढता रहेगा कि मैं क्या बनूं। वो अपने अपने लिए करियर का ऑप्शन ढूंढता रहेगा कि मैं आगे क्या करूं, मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी, उसको पहचान मिली ही नहीं। अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे कि आपको सीए बनना है, आपको टीचर बनना है, या इंजीनियर बनना है, ठीक है, पायलट बनना है, या अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे। आपको अपनी पहचान के लिए ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी बनाना ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटी नहीं बनाओगे तो अपना खुद के लिए आपका किरदार क्या है, आप लोग इसी में ही कंफ्यूज रहोगे, उसी में ही आप लोग सोचते रह जाओगे। तो ये एडोलेसेंट के अंदर ये वाला पॉइंट आ जाता है, अपनी पहचान के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, राइट। नेक्स्ट स्टेज इज योर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब यहाँ पर आप लोग मिडल एडल्टहुड की कैटेगरी में आ गए हो। ये आप अर्ली एडल्टहुड की कैटेगरी में हो, जहाँ से आप लोग इंटीमेसी, मतलब अब हमें अपना करियर पता चल गया है, अब हम क्या करते हैं, इंटीमेट होते हैं। मीन्स अपनी फैमिली बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन में आते हैं, मैरिज करते हैं, है ना। और अगर आप लोग ने यहाँ से आपका वो रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होता है, आइसोलेशन हो जाता है, अलगाव हो जाते हैं। अगर आपको ये बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो आप अलग हो जाओगे, राइट। तो ये सभी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग चीज़ों को कैसे ले रहे हो। देन 7 नंबर पर आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। हम इस कैटेगरी के अंदर मिडल एडल्टहुड की कैटेगरी में आ गए, इसमें मिडल एडल्टहुड की कैटेगरी में आ गए, जिसमें जनरेटिविटी क्या बताता है कि हम लोग अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए भी यहाँ से टाइम होना चाहिए, कुछ ना कुछ जनरेट करते रहना चाहिए, अपने अंदर क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से इस मदर ने बच्चे को जन्म दिया और उसकी लाइफ खत्म, नो। यहाँ से अपने लिए भी टाइम निकालिए, कुछ ना कुछ जनरेट कीजिए, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ वगैरह, ये सब चीज़ें। अपनी लाइफ को हमें ठहराव नहीं करना है, यहाँ से स्टेगनेंट नहीं बनाना है, जो कि मोस्टली मदर्स होती हैं वो कर देती हैं, राइट। क्लियर हो रहा है। एंड द लास्ट स्टेज इज योर इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, अखंडता एवं निराशा। अब आप लोग यहाँ से ओल्ड सिटीजन की कैटेगरी के अंदर आ गए हो, ओल्ड एज सिटीजन, जिसमें आपने वो पूरी लाइफ जो गुजारी है, जो पूरा लाइफ का स्पैन था आपने उसको गुजारा। उसको गुजारने के बाद आप लोग इस कंडीशन पर हो, क्या आपने जो अपनी लाइफ में किया, क्या आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली। क्या आपने जो भी अपनी लाइफ में किया है, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको निराशा रहेगी कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी सका, और अगर आप लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो तो वो निराशा नहीं होगी। इसलिए जो मन में आए वो कर लो, मत सोचो कि क्या होगा कल या कौन क्या कहेगा। आपको अपने लाइफ के खुद के लिए सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, राइट। अब इसी थियरी को हम लोग एजुकेशन के अंदर कैसे इम्प्लाई करते हैं, एजुकेशन के अंदर इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, किस थियरी को हमें इम्प्लाई करना है। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक टू एक्ट ऑन चॉइसेस। आपके पास चॉइसेस हैं, मैंने सब में आपको दो दो चॉइस बताई। अभी आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस चॉइस के साथ जाएंगे। आपको यहाँ से आइडेंटिटी बनानी है या हमेशा ही कंफ्यूजन में रखना है अपने रोल्स को, तो ये आप पे डिपेंड करता है। When children suggest an activity, try to follow their suggestion. जब कोई भी बच्चा आपको सजेशन दे रहा हो कि हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए उसके सजेशन को फॉलो करने की। मेक श्योर दैट ईच चाइल्ड हैज़ अ चांस टू एक्सपीरियंस सक्सेस। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी क्लास में जो भी बच्चा है, एक ना एक, मतलब सभी बच्चों को वो सक्सेस ज़रूर मिले। When introducing a new game, teach it in a small steps. जब भी हम लोग कोई भी नया गेम या नई चीज़ या नई एक्टिविटी करते हैं तो उसको छोटे छोटे से पार्ट्स में बताओ, लाइन वाइज। एंड बी टॉलरेंट ऑफ मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट व्हेन चिल्ड्रन आर अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। जब भी बच्चे से कोई गलती हो जाए तो आप लोग उसको क्या करो, यहाँ से सुधारने की कोशिश करो कि ये गलतियाँ चलती रहती हैं, कि बच्चा उसको खुद ही करेक्ट करे।
एक बार बताएंगे क्या इस सेशन या इस पॉइंट, ये थियरी के अंदर कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, इसके अंदर समझ में आ गया या नहीं? जल्दी से बताएंगे क्या ये आपको थियरी एरिक एरिक्सन की क्लियर हो गई या नहीं? ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है, जिसके अंदर हमने आपको ये 8 स्टेजेस जो है उसको डिफाइन कर दिया। अब आप इस पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस में क्या बात कही गई है। ये 8 के 8 स्टेजेस ही लिखने के लिए आ जाती हैं पूरी फुल फ्लेज्ड, तो आपको इसके ईयर और आप लोगों को इनके ये स्टेजेस याद रखनी है। बाकी इसमें आप लोग 2 चीज आप एग्जाम्पल या पिक्चर्स के थ्रू करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट? सो क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। बाकी कोर्स की डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके, या फिर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एस्पायरिंग टीचर्स 2.0, राइट? क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।